फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11। इसमें जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सारे केमिस्ट्री में होने वाले फेनोमेनन को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड हमें मिलता है। कई चीज जो फेनोमेनन होते रहते हैं उस that can be explained on the basis of thermodynamics. So it is very much useful for us to explain the entire chemistry. Although we are a little bit late, but we are yet to cover the inorganic chemistry. To understand the inorganic chemistry mainly properly, we need a thorough knowledge of thermodynamics so that the phenomenon of inorganic chemistry can be easily explained. This chapter in itself is a very important chapter and it requires a deep knowledge, deep theoretical knowledge of different aspects. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर एक मुश्किल चैप्टर में काउंट किया जाता है। इस चैप्टर को मुश्किल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चैप्टर मैथमेटिक्स से केमिस्ट्री की ओर नहीं भागता है, बल्कि इस चैप्टर में कुछ बेसिक चीजें हम लोग सीखेंगे जो हम लोग अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करते हैं। उन बेसिक प्रोसेसेस को देखते हुए धीरे धीरे उसको हम लोग जनरलाइज करेंगे और एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। एंड दैट मैथमेटिकल फॉर्मेशंस आर यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। वैसे इस चैप्टर में हम लोग को बहुत सारे टर्मिनोलॉजी सीखने होंगे। ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चंस भी इसके काफ़ी अच्छे खासे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो इसको आप बढ़िया से सीखें और क्वेश्चंस भी मैं टाइम टू टाइम आपको क्वेश्चन भी लेते रहूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग मेनली डिफिनीशंस वगैरह सीखेंगे, लेकिन जब डिफिनीशन हम सीखेंगे तो ये हमारे थॉट प्रोसेसिंग को इम्प्रूव करता है, थॉट प्रोसेसिंग को बढ़ाता है और ये हमें आगे दिए जाने वाले क्वेश्चंस को समझने में हमें काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत अच्छा चीज है। इट इज रिलेटेड टू द चेंजेस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम वगैरह का डेफिनेशन हम आज ही सीखेंगे। इट इज रिलेटेड टू द चेंजेस ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम में कौन से चेंज भाई? रिलेटेड विथ वर्क और हीट एंड काउज्ड बाय आवर ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स इज जैसे कोई एक ऐसा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग स्पेन को यहां ले जा रहे हैं, तो कोई ड्राइविंग फोर्स है जो स्पेन को ड्राइव करके आगे की ओर ले जा रहा है। तो आपको इस प्रोसेस में भी कुछ एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड होंगे जो सिस्टम पर वर्क करेगा, सिस्टम को हीट देगा, लेगा, सिस्टम से एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। ड्यू टू चेंजेस, एक बार और देखते हैं, it is related to the changes of the system related with work or heat and caused by a driving force. Due to changes, जो changes आप कराओगे, ठीक है, due to changes some measurable properties of the system change. आप सिस्टम के ऊपर कोई चीज करिएगा, ये मान लीजिए आपका सिस्टम, इसके ऊपर आप कुछ करिएगा तो इसमें भी कुछ चेंज होगा। इसमें जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा?
उसका प्रेशर चेंज कर सकता है, वॉल्यूम चेंज कर सकता है, टेम्परेचर चेंज कर सकता है। इन सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें जो चेंजेस होते हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। किसी सिस्टम को कितना आपने हीट दिया है ये एग्जैक्टली आप मेजर नहीं कर सकते हो unless you measure the change in temperature of the body. So we are mostly concerned with the change in measurable properties like pressure, volume, temperature of the system, which are going to be changed when some external agent work upon the system or some external agent give some heat to the system or abstract some heat from the system. तो इन सब चीजों को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लॉज भी हम लोग सीखेंगे। दे आर कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो लॉज है ये लॉज कुछ मैथमेटिकल लॉज नहीं है, ये लॉज ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल थे पहले से, हमने उनको स्टडी किया। हम लोग अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजों को रोज होते हुए देखते हैं, तो बार बार जब हम उनको थॉरोली स्टडी करते हैं तो हमें ये समझ में आने लगता है कि प्रोसेस ए, प्रोसेस एफ, प्रोसेस जी, प्रोसेस डब्ल्यू, ये चार प्रोसेसेस जो हो रहे थे उनके पीछे का साइंस कॉमन। तो ये एक लॉ बन गया थर्मोडायनेमिक्स का। प्रोसेस बी, प्रोसेस डी, प्रोसेस एम, प्रोसेस जेड, ये चार प्रोसेसेस जो है इनके होने के पीछे जो साइंस है वो कॉमन है, तो ये भी एक लॉ बन गया। तो ये सब ऑलरेडी हमारे चारों तरफ पहले से हो रहे थे, इवन विदाउट द डिस्कवरी ऑफ द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने उनको धीरे धीरे क्लोजली वॉच किया और उनमें क्या कॉमन था और यही प्रोसेस और कहां कहां साइंस लग रहा था उनको हमने एक लॉ बना दिया, ठीक है। तो लॉज जो है कोई मैथमेटिकल लॉज यहां नहीं पढ़ेंगे हम, बल्कि वो लॉज जो हमारे चारों तरफ ऑलरेडी चल रहे थे, हम जान नहीं रहे थे, उनको ही हम इसमें स्टडी करने के लिए रखते हैं, ठीक है। These laws are imposed by the nature on a system or a process. ये नेचर ने ऑलरेडी हमें दिया है, हमें बस उसको स्टडी करने की जरूरत है। एक और चीज देखिए, these laws are basic in nature which cannot be proved। ध्यान दें, थर्मोडायनेमिक्स के किसी भी लॉज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन सब को प्रूव नहीं किया जा सकता है। जैसे आप मैथमेटिक्स में देखते होंगे, कभी कभी आप फिजिक्स में भी देखते होंगे कि LHS से स्टार्ट करते हैं, RHS पहुंचा देते हैं। नहीं, यहाँ पर आपको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी प्रूव नहीं किया जा सकता है। यस, इन लॉज को हम सर्टेन एक्सपेरिमेंट करके जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ, सर्टेन सेट ऑफ कंडीशन में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये लॉ को फॉलो करता है। We can only justify the laws, we cannot verify, we cannot prove the law. These laws can be verified experimentally only and this cannot be proved, ठीक है। इन लॉज का कुछ लिमिटेशन होते हैं, लॉज जो हम लोग पढ़ेंगे उनके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे हम लोग कोई भी प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में कराते हैं तो हम लोग कभी भी टाइम को बीच में नहीं लाएंगे कि कितना देर में ये प्रोसेस होगा, ठीक है, 1 घंटा में कितना हो जाएगा, कोई केमिकल रिएक्शन 5 मिनट्स में कितना कंप्लीट हो जाएंगे। इन सब चीजों को हम कभी भी सामने नहीं लाएंगे। टाइम फैक्टर को हम थर्मोडायनेमिक्स में नहीं यूज करते हैं। आगे जाके आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक टॉपिक है जिसमें आपको सिखाया जाएगा टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ एनी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, टू चेक द फिजिबिलिटी व्हिच सेज whether a given process is feasible or not.
Feasibility doesn't mean that a process will occur in a few minutes. It doesn't mean that. Feasibility only says that whether a given process is possible or not. If feasibility is yes, then the given process will occur definitely. It is, however, uncertain about the time of occurring the process, completing the process. 1 घंटा में होगा, 5 घंटा में होगा, 5 months में होंगे, 5 days में होगा। थर्मोडायनेमिक्स इसका चर्चा नहीं करता, ठीक है? इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। It doesn't concern itself with the time element in any transformation. Time element को हम बीच में नहीं लाएंगे। Thus, it is not valued in a study of reaction kinetics. केमिकल काइनेटिक्स में कभी भी हम थर्मोडायनेमिक्स के एस्पेक्ट को नहीं इंपोज करेंगे, ठीक है? चलिए, ये थ्योरेटिकल है। धीरे धीरे हम थ्योरी सीखते हुए अपना कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्डअप करेंगे और हम लोग मैथमेटिकल न्यूमेरिकल भी बनाना हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? अब हम लोग आते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? जैसे यूनिवर्स तो आप लोग जानते हैं, ठीक है? मान लो हम लोग अभी इस पेन के अंदर जो थर्मोडायनेमिक फेनोमेनन हो रहा है उसको हम स्टडी करना चाहते हैं, तो ये पेन हमारा सिस्टम हो गया। और इसके अलावा यूनिवर्स में जितना कुछ है इस पेन के अलावे वो सारा आपको सराउंडिंग होगा, ठीक है? मान लीजिए कि हम लोग एक केटल में चाय बना रहे हैं, ठीक है? तो जो चाय आप बना रहे हो, अगर आप केटल के अंदर स्टडी करना चाहते हैं थर्मोडायनेमिक फेनोमेनन को, तो आपका केटल सिस्टम हो गया और उसके बाहर जो कुछ भी है आपको, वो आपको क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया, पूरा यूनिवर्स। सिस्टम के अलावा जो पूरा यूनिवर्स में होता है उसको क्या कहते हैं? सराउंडिंग। तो डेफिनेशन है, इट इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which we are concerned about, जिसके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं, कंसर्न होते हैं, वही हमारा सिस्टम होता है। एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। रेस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। तो ये आपका हो गया सिस्टम, ठीक है? और ये आपका हो गया इसका चारों तरफ का पार्ट, सराउंडिंग्स। तो सिस्टम और सराउंडिंग मिल करके आपको क्या बन जाएगा? यूनिवर्स बनेगा। सिस्टम एंड सराउंडिंग मिल करके आपको क्या बन जाएगा? यूनिवर्स आपको मिल जाता है। देन सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर कंस्टिट्यूट द यूनिवर्स। चलिए आगे बढ़ते। सिस्टम जो आपका होता है ये मेनली 3 तरह के होते हैं। एक आपका होता है ओपन सिस्टम, एक आपको होता है क्लोज्ड सिस्टम, और एक आपको होता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम किसको कहते, सॉरी ओपन सिस्टम किसको कहते हैं? जिसमें ट्रांसफर ऑफ मास एंड heat both are allowed। एक ऐसा सिस्टम ठीक है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास का भी ट्रांसफर अलाउड है और
ट्रांसफर अलाउड है। उसको क्या कहते हैं? सिस्टम से सराउंडिंग में मास जा भी सकता है, आ भी सकता है। सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा भी सकता है, आ भी सकता है। ठीक है। क्लोज्ड सिस्टम में क्या है? ट्रांसफर ऑफ मास इज नॉट अलाउड, बट ट्रांसफर ऑफ हीट इज अलाउड। ठीक है। आइसोलेटेड में क्या होता है? neither the transfer of mass is allowed nor the transfer of heat is allowed। ये आप इनका डेफिनेशन रखें। ठीक है। क्या अंतर है? जब आपको सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में ना ही मास का ट्रांसफर अलाउड हो, ना ही हीट का ट्रांसफर अलाउड हो, तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। मान लो एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जिससे हीट ना ही सराउंडिंग में जा सकता है, ना ही आ सकता है। कोई एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम थर्मोफ्लास्क में किसी गर्म चीज को हम रख दिए, पूरे ढक्कन से हम बंद कर दिए और उसको हम रीच कर रहे हैं। हम लोग रीच करने से हीट तो हम नहीं दे रहे हैं उसको, लेकिन हाँ मास का भी ट्रांसफर इन भी हम अलाउ नहीं कर रहे। तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्लोज्ड सिस्टम में क्या एग्जांपल क्या हो गया? जैसे आप एक क्लोज्ड बर्तन लीजिए, ऊपर से ढक्कन लगा हुआ, और उसमें आप वाटर को हीट कर दीजिए, तो आप हीट का ट्रांसफर तो अलाउ कर रहे हैं, लेकिन आप चारों तरफ से बर्तन को बंद किए हुए, तो आप मास का ट्रांसफर अलाउ नहीं कर रहे। तो ये आपको क्लोज्ड सिस्टम हो गया। मान लीजिए कभी कभी आदमी चाय बनाता है, तो ऊपर से आप ढक्कन कवर नहीं लगाते, तो आपको जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होकर के उड़ जाता है, और वो अपने साथ एनर्जी का भी ट्रांसफर करता है, या आप गर्म करते हो तो हीट का भी ट्रांसफर होता है। तो जिसमें मास का ट्रांसफर और एनर्जी का ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर दोनों होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं। ओपन सिस्टम के बाद हम लोग को आता है बाउंड्री। ओपन सिस्टम के बाद हम लोग को क्या स्टडी करना होता है? बाउंड्री। अब हम लोग सीखते हैं बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है? जैसे ये आपका यूनिवर्स है और ये आपका सिस्टम है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में या तो रियल, जैसे कोई कंटेनर, या इमेजिनरी कोई एक सेपरेशन होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। एंड इमेजिनरी और रियल सेपरेशन बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड अ बाउंड्री। ठीक है। ये रियल भी हो सकते हैं या इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है। रिजिड बाउंड्री, जैसे मान लो क्लोज्ड कंटेनर और उसके अंदर हम किसी प्रोसेसेस को करवा रहे हैं, तो बाउंड्री का साइज तो चेंज करेगा नहीं, तो इसको हम रिजिड बाउंड्री कहते हैं। ऐसे केस में जब कोई भी केमिकल प्रोसेस होता है, तो एक्सपेंशन नहीं होने के कारण वर्क डन जो होता है वो आपको जीरो कंसिडर किया जाता है। द बाउंड्री विच इज नॉट मूवेबल इज ए रिजिड बाउंड्री। इन दैट केस वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। और ये कब होगा? प्रोसेसेस विच इज अकॉर्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज्ड कंटेनर में नेसेसरली नहीं होगा, ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन में लिखा रहेगा रिजिड कंटेनर, तो आप समझ लीजिएगा कि मुझे रिजिड बाउंड्री लेकर चलना है। और वैसे केस में आपको वर्क डन को जीरो कंसीडर करके चलना है। यही देखिए, यही से धीरे धीरे मैथमेटिक्स आना शुरू होता है। लैंग्वेज में क्वेश्चन में लिखेगा रिजिड बाउंड्री, तो हमको अपने आप दिमाग से लेना रहेगा कि
बाउंड्री रिजिड दिया है, यानी कि वर्क डन इस केस में 0 हो जाए। यही धीरे धीरे आपको मैथमेटिकल अप्रोच को डेवलप करेगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल बाउंड्री, जैसे आप इस केस को समझ सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ कई केस में आपको लीनियर पिस्टन सिस्टम का क्वेश्चन दिया जाता है, जहां अंदर में कोई गैस रखा जाता है, इसके ऊपर कुछ केमिकल प्रोसेसेस कराए जाते हैं, और ये जो आपका कवर है इसका, वो आपको या तो बाहर की ओर निकलता है या तो ये अंदर की ओर। ठीक है, इस तरह का केस अगर है तो ये मूवेबल है, इसको फ्लेक्सिबल बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री विच इज मूवेबल, फॉर एग्जाम्पल लीनियर पिस्टन सिस्टम यही वाला, या एक्सपेंशन ऑफ अ बलून, बलून के अंदर आप हवा डालिए पानी डालिए तो एक्सपांड करता है, तो ऐसे केस में भी आपका बाउंड्री क्या है, फ्लेक्सिबल। ऐसे केस में वर्क डन नॉट इक्वल टू 0 है, वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0। एक और आपका वॉल होता है, न्यूमेरिकल में कभी कभी लिखा रहेगा एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल उस वॉल को कहा जाता है जो अपने से होकर हीट का ट्रांसफर अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में आपको एडियाबैटिक वॉल मेंशन किया हुआ हो, आप हीट ट्रांसफर को वहां पर 0 कंसीडर करें। द वॉल व्हिच डजंट अलाउ हीट ट्रांसफर थ्रू इट। ठीक है, Q इज इक्वल टू 0। डायथर्मिक वॉल, डायथर्मिक वॉल उस वॉल को कहा जाता है, जैसे अगर ये वॉल डायथर्मिक वॉल है तो इसके इस साइड और इसके इस साइड जो भी दो सिस्टम रखे जाएंगे, दो भी पार्ट्स होंगे, उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो, इसको डायथर्मिक वॉल कहा जाता है। अगर इन केस इसके इस साइड और इस साइड रखे गए सिस्टम का टेम्परेचर अगर डिफरेंट होगा तो ये वॉल अपने में से होकर हीट ट्रांसफर को अलाउ करता है, और हीट ट्रांसफर इसके अक्रॉस तब तक होते रहेगा जब तक कि दोनों साइड रखे गए सिस्टम का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक है, इस बात को भी हम ध्यान रखें। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया, द वॉल अक्रॉस विच टेम्परेचर आर सेम, इफ नॉट इट अलाउज द हीट ट्रांसफर until temperature on both sides becomes equal, until temperature on both sides becomes equal। इन सब टर्मिनोलॉजी को तो आप पहले से भी जानते हैं, मैं जस्ट आपको रिवाइज करके आगे बढ़ता हूँ। ये सब टर्म आप पहले से जानते हैं। एनर्जी क्या होता है? इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म रिलेटेड विद द सिस्टम व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। किसी सिस्टम से रिलेटेड एक टर्म है एनर्जी, जिसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे मुझे फीवर लगा हुआ है, टेम्परेचर मेरे बॉडी का कितना है ये तो आप थर्मामीटर से मेजर कर सकते हो, लेकिन मेरे शरीर में टोटल एनर्जी कितना है इसको मेजर करने का कोई भी डिवाइस नहीं बना है। ठीक है, तो ये एक टर्म है। ये तो आपको लगता है कि सर क्लास ले रहे हैं तो इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो है, लेकिन कितना इनके पास एनर्जी है ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, और ना ही किसी मशीन से इस बात को आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म रिलेटेड विद सिस्टम व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। तो फिर इसको मेजर कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये आयरन का रॉड है, सॉरी आयरन का पीस है, इसका एनर्जी हमें मेजर करना है। कैसे मेजर करेंगे? तो हम लोग इसके नेचर को, इस मटेरियल के नेचर को स्टडी करते हैं, और हम इसमें ये स्टडी करते हैं कि इसका एनर्जी इसके कौन कौन से मेजरेबल प्रॉपर्टी से मैथमेटिकली कैसे रिलेटेड है। तो वी फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विथ इट्स मेजरेबल प्रॉपर्टीज, एंड by measuring the value of
these measurable properties of the system and putting those values in the mathematical relation between the energy and the measurable property, we can have the value of total energy of the system. तो इसी चीज को यहां पर लिखा गया, the energy of a system is functionally related with its measurable properties. Changes in these properties give us the value of change in the energy of a system. जैसे काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हाफ mv स्क्वायर, ये हम सबको मालूम है। तो ये कहां से, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी में होल स्क्वायर कर दीजिए, वेलोसिटी का मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो एनर्जी को मेजर करने का रिलेशन है, ठीक है। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं क्या किसी ऑब्जेक्ट का? नो, वी कैन ओनली मेजर द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल एंड by putting that value and mass of that particle into this relationship, we can have the value of kinetic energy of the particle. So this is stated in these lines. What is called kinetic energy? This you already know. This is due to motion of the particles of the system. सब आप ऑलरेडी जानते हो। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का वेल नोन डेफिनेशन आपको ये मालूम है, energy possessed by a system due to its configuration, ठीक है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, अब आप लोग क्लास 11 के फिजिक्स का पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ चुके हैं, क्लास 12 के फिजिक्स का भी पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ चुके हैं। आपको मालूम होगा पोटेंशियल एनर्जी वहां पर आपने डिफाइन किया है जहां ग्रेविटेशनल फील्ड हो, जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो, यानी कि फील्ड फोर्स काम करे। फील्ड फोर्स में रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ। लेटर यू विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड में, किसी भी फील्ड फोर्स में रखे गए पार्टिकल पर वो फील्ड फोर्स लगाता है, उसके वजह से उसका एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। जैसे ये मार्कर पेन है और अर्थ सिस्टम है, इस मार्कर पेन और अर्थ सिस्टम का एक पोटेंशियल एनर्जी होता है एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड। ग्रेविटेशन में आपने इस चीज को पढ़ा होगा। पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स इन द फोर्स फील्ड। यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ फोर्स फील्ड एंड द सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स। ये डिफिनेशन तो आप ऑलरेडी जानते हैं, ये सब टर्मिनोलॉजी आप ऑलरेडी जानते थे, इसलिए मैं इसके ऊपर कम फोकस कर रहा हूं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी सिस्टम के पास क्या होता है? तो सिस्टम के पास पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकता है। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स होते हैं सिस्टम के, वो अपने पोजीशन पर कुछ वाइब्रेट वगैरह भी करते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, बड़े स्तर पर बाहर से नोटिस नहीं किया जा सकता। तो particles of the system may have kinetic energy, may have potential energy, may have some kind of vibrational energy. These particles may have some kind of chemical energy and so on. There are numerous types of energy that the particles of a system may have. If we want to measure the sum total of all these energy,
then we are unable to do so. This total energy collectively is called internal energy of the system. So there is no direct method by which the internal energy of any system can be measured. In general, for any kind of system, if you use the generalization term, then for any kind of system, in order to express the internal energy completely, we have to have at least two measurable properties of the system, either temperature or volume, or pressure or volume, or pressure and temperature. ठीक है, तो इनको मैथमेटिकली रिलेट किया जा सकता है. ठीक है, इंटरनल एनर्जी को हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं. चलिए आगे जाएं. इसका डिटेल हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में काफी ज्यादा डिटेल में सीखेंगे. अभी मैं जस्ट इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. ठीक है, स्टेट ऑफ द सिस्टम. आपको अक्सर थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको स्टेट का जिक्र किया जाएगा. तो स्टेट का क्या मतलब होता है? स्टेट का मतलब होता है कोई सिस्टम के सेवरल मेजरेबल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं. प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, या और भी कई तरह के, मोस्टली यही सब यूज होते हैं. तो जब किसी सिस्टम के सारे मेजरेबल प्रॉपर्टीज को हम मेजर करके एक साथ एक्सप्रेस करते हैं कि ये एक सिस्टम है, इसका प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है, डेंसिटी ये है, या और भी प्रॉपर्टी ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, डी इतना है. जब किसी सिस्टम के सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने सिस्टम का स्टेट डिफाइन किया. तो सिस्टम के स्टेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल दैट मेजरेबल प्रॉपर्टीज. जब आप किसी सिस्टम के सारे मेजरेबल प्रॉपर्टीज के वैल्यूज को आप डिफाइन कर देते हो तो आप कहते हैं कि सिस्टम का आपने स्टेट डिफाइन कर दिया. ज्यादातर केस में यह होता है कि आप उस सिस्टम के किसी एक प्रॉपर्टी को आप चेंज करते हैं तो कम से कम कोई दूसरा प्रॉपर्टी उसका जरूर चेंज करता है. जैसे प्रेशर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम घटता है, प्रेशर घटाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ता है. मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ. ठीक है, तो इन सब मेजरेबल प्रॉपर्टीज के सेट ऑफ वैल्यूज को जब आप डिफाइन करते हो तो हम कहते हैं कि हमने सिस्टम के स्टेट को डिफाइन कर दिया. ठीक है, when the system is in the equilibrium with its surroundings, then the system has definite value of its measurable properties. When a set of values of the properties is defined for the system at an instant, then it is said that we are defining the state of a system. Then it is said that we are defining state of a system. ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल क्या होता है. स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई एक सिस्टम, इस सिस्टम का कुछ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह वगैरह डिफाइन किए हुए. ठीक है, तो आप कहते हैं कि आप इस सिस्टम का स्टेट डिफाइन कर दिए. ठीक है, सिस्टम का स्टेट आपने डिफाइन कर दिया. अब स्टेट को डिफाइन करने के लिए आपने वेरिएबल यूज किया. स्टेट को डिफाइन करने के लिए आपने
वेरिएबल यूज किया, ठीक है। इनको हम लोग स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल हम लोग इसको कहते हैं। ये वेरिएबल्स केवल इस स्टेट पर डिपेंड करता है, ना कि इस स्टेट पर आप पहुंचे कैसे, इस पर यह डिपेंड नहीं करता। स्टेट वेरिएबल्स किसी स्टेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप वहां पर कैसे पहुंचे हैं इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल कहते हैं। जैसे एक सिंपल स्टेट वेरिएबल का एग्जांपल है टेम्परेचर। टेम्परेचर मान लीजिए कि अभी 300 केल्विन है। कोई हमसे पूछे कि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, तो हम कहते हैं कि 300 केल्विन। अब हमसे ये नहीं पूछा जाता है या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये 300 केल्विन इसका टेम्परेचर 400 केल्विन से माइनस करके लाया गया, डिक्रीज करके लाया गया, कि 250 केल्विन से इंक्रीज करके लाया गया। तो ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल कहते हैं। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम which only depends on the given state of the system and not on how the state has been arrived at is called state function। कैसे हम वहां पहुंचे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी क्या है इससे फर्क पड़ता है, इसको हम लोग स्टेट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, enthalpy, entropy, etc. Enthalpy, entropy, etc. Properties of state function। State function के कुछ properties होते हैं, जैसे it does not depend on the way one moves from one state to the other। State function जो होते हैं वो कभी भी, जैसे ये देखिए, ये मानिए एक स्टेट है और ये एक दूसरा स्टेट है। एक स्टेट कहने का मतलब है कि सिस्टम का यहाँ पर कुछ P, V, T, डेंसिटी एक्सेट्रा सारी वैल्यू डिफाइंड है, और यहाँ पर भी उसके P, V, T, डेंसिटी ये सब डिफाइंड है। ये दो अलग स्टेट ये है क्योंकि इन दोनों स्टेट में कम से कम किसी एक मेजरेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज हुआ है। कम से कम किसी एक मेजरेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज हुआ है, इसीलिए ये दो अलग अलग स्टेट डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। अब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैसे पहुंचे हैं? क्या आप ऐसे पहुंचे हैं? क्या आप ऐसे पहुंचे हैं? क्या आप ऐसे पहुंचे हैं? और क्या आप ऐसे पहुंचे हैं? स्टेट वेरिएबल को यहां से यहां आने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहां से यहां आ गए, बस ऐसे आइए, ऐसे आइए, ऐसे आइए, ऐसे आइए, चेंज इन प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग लिखेंगे चेंज इन स्टेट वेरिएबल इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। मान लो यहां टेम्परेचर 300 केल्विन है, यहां 400 केल्विन है, तो चेंज इन टेम्परेचर निकालना होगा, तो सिंपली 400 केल्विन माइनस 300 केल्विन यानी कि 100 केल्विन हम लोग इसको कंसिडर करेंगे।
बाकी ऐसे रहिए, इस सब से चेंज इन टेम्परेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही पॉइंट आपको पकड़ना था, ठीक है। स्टेट फंक्शन का एक और प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई सिस्टम सेवरल स्टेट्स से पास होकर के अपने ओरिजिनल स्टेट पर आ जाता है, जैसे इसको देखिए, मान लीजिए कि ये ए से स्टार्ट किया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से वापस ए पर चला। और कोई स्टेट वेरिएबल है जिसमें हमें चेंज देखना है, ठीक है। तो यहां से यहां जब गया तो उस स्टेट वेरिएबल में चेंज कितने का हुआ, डेल x1 मान लो। यहां से यहां गया तो मान लीजिए डेल x2 गया, यहां से यहां जब गया तो डेल x3 चेंज हुआ, और यहां से यहां गया तो डेल x4 चेंज हुआ, ठीक है। यहां से यहां गया तो डेल x1 है, यहां से यहां गया डेल x2 है, यहां से यहां गया डेल x3 है। यहां से यहां गया तो प्रॉपर्टी में चेंज डेल x1 से हुआ है, यहां से यहां गया तो प्रॉपर्टी में चेंज डेल x2 से हुआ है, यहां से यहां गया तो प्रॉपर्टी में चेंज डेल x3 से हुआ है, और यहां से यहां गया तो प्रॉपर्टी में चेंज डेल x4 से हुआ है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो चेंजेस हुए हैं इनका सम टोटल जब आप निकालेंगे तो ये आपको 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, चूंकि ये स्टेट वेरिएबल है इसलिए इस चेंज को लिखा जा सकता है xb माइनस xa प्लस, इस चेंज को लिखा जा सकता है xc माइनस xb प्लस, इस चेंज को लिखा जा सकता है स्टेट फंक्शन के नियम से x d माइनस xc प्लस, इस चेंज को लिखा जा सकता है xa माइनस xd। इसको जब आप लिखने जाएंगे तो आपको xb कैंसिल हो जाएगा, xc कैंसिल हो जाएगा, xd कैंसिल हो जाएगा, xa भी कैंसिल हो जाएगा, नेट आपको क्या आ जाएगा, 0। तो इससे एक बात हमें और समझने को मिलता है कि टोटल चेंज जो होता है इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स total change in state variable in the process in which the initial and final state are same, is equal to 0। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो टोटल चेंज इन स्टेट वेरिएबल जो होता है पूरा प्रोसेस में, जब हमारे इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो तो वो क्या हो जाता है, इक्वल टू 0 होता है। क्या हो जाता है हमारा, इक्वल टू 0 हो जाता है। तो
इसमें हम लोग को अब आगे सीखना है पाथ फंक्शन किसको कहते हैं। पाथ फंक्शन उसको कहते हैं जो पाथ पर डिपेंड करता है। जैसे यहां से किसी सिस्टम को यहां लेकर जाना है, जो आपको केवल यहां पर डिपेंड करता है या केवल इस पोजीशन पर डिपेंड करता है, उनको स्टेट फंक्शन कहते हैं। और जो रास्ते पर डिपेंड करता है उसको पाथ फंक्शन कहते हैं। वर्क हुआ, वर्क आपने किसी सिस्टम पर कैसे किया, आइसोथर्मली किया, एडियाबेटिकली किया, आइसोपोरिकली किया, आइसोबेरिकली किया, कैसे आपने किया, ये पाथ पर डिपेंड करता है। एनी वेरिएबल which is defined for a given path where a system changes its state is called path function। जब सिस्टम स्टेट को चेंज करता है तो वैसे वेरिएबल जो रास्ते पाथ पर डिपेंड करते हैं दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर नथिंग बट the measurable properties of the system। These are measurable properties of the system। ये दो तरह के होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम लोग उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो सिस्टम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, सिस्टम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि वॉल्यूम, जैसे ये डस्टर है, अगर इसका हम तोड़ के इसको हाफ से डिवाइड करके एक टुकड़ा मैं आपको दे दूं तो इसका साइज चेंज कर गया और इसीलिए इसका वॉल्यूम भी चेंज कर जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, एक टुकड़ा मैंने आपको दिया तो मास भी चेंज कर गया, एक टुकड़ा मैंने आपको नहीं दिया, एक ही टुकड़ा मैंने आपको दिया, दूसरा टुकड़ा मैं खुद रख लिया तो आपके पास मास जो था वो क्या कर गया, चेंज कर गया। तो साइज चेंज करने से वॉल्यूम चेंज कर जाएगा, मास चेंज कर जाएगा, हीट पूरा में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो 100 जूल है। अगर मैं इसमें से एक टुकड़ा हाफ में अपने पास रखूं और हाफ ही आपको दूं तो आपके पास 50 जूल ही ना हीट पर पहुंचेगा। इसीलिए हीट भी आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मान ली। लेकिन अब सोच कर देखिए कि मान लो इस डस्टर का टेम्परेचर 300 केल्विन, मैं इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता हूँ, एक मैं आपको दे देता हूँ, एक मैं रख लेता हूँ। जो आपको मिला उसका टेम्परेचर कितना होगा, 300 केल्विन, और जो मुझे मिला उसका क्या हो जाएगा टेम्परेचर, 300 केल्विन। तो जो साइज चेंज करने से चेंज नहीं करता हो उसका इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। याद रखिएगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द सिस्टम। भूल जाते रहते हैं लोग, याद रखिएगा, इंटेंसिव एंड इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर, डेंसिटी, आप एक चीज बताएं कि इस डस्टर का कोई एक यूनिफॉर्म डेंसिटी है, मान लो अब इसको 10 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो क्या इसका डेंसिटी चेंज कर जाएगा क्या हर टुकड़े का, कि हर टुकड़े का डेंसिटी इसका पेरेंट जो डस्टर है उसी के बराबर होगा, है ना, बराबर होगा। तो इंडिपेंडेंट है साइज से। डेंसिटी हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब हम डिफाइन करते हैं तो पर यूनिट मास डिफाइन करते हैं और इसीलिए चेंज करने से नहीं चेंज करता है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन आप देख लीजिए, एक ग्लास में वाटर रखा गया, उसका पीएच मान लो 5 है, पीएच क्या है, 5 है। अब उस ग्लास में रखे गए सॉल्यूशन को इक्वली 2 अलग अलग ग्लास में बांट दीजिए, खाली बांट दीजिए।
एक ग्लास में कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है जिसके pH 5 है। अब आप उसको दो अलग अलग कंटेनर में बांट दीजिए। तो पहले कंटेनर में जो सॉल्यूशन आपको आएगा उसका भी pH 5 होगा, और दूसरे सॉल्यूशन में जो दूसरे कंटेनर में जो आपको सॉल्यूशन जाएगा उसका भी pH 5 ही होगा। तो बांटने से नहीं ना बटा, जो बांटने से नहीं बटता है उसका इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, हीट कंडक्टेंस, ये सब आपको क्या है, कौन सा फंक्शन है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए आगे हम लोग करें, एक चीज छोटा सा और सीखते हैं। एक दो बात हमें नोट करना है। नोट वन, नोट हमें ये करना है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं, सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो एडिटिव नेचर के होते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज are additive in nature. Extensive properties are additive in nature. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये दो ब्लॉक्स हैं, इनका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है और 1 डेसीमीटर क्यूब है। इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है और इसका टेम्परेचर 300 केल्विन। इनको आप ऐड कर दीजिए। आपसे मैं पूछूंगा कि वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर 2 डेसीमीटर क्यूब होगी। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर वो तो 300 केल्विन है। क्यों? क्योंकि आपको वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच इज एडिटिव इन नेचर, और इसलिए इसको हमने ऐड कर दिया। एंड टेम्परेचर विच इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज नॉट एडिटिव इन नेचर एंड देयरफॉर इसको हमने ऐड नहीं किया। समझ में आ गया होगा आपको? एक और नोट थोड़ा सा सीख लो। When we divide two extensive properties, what we get is when we divide two extensive properties, what we get is an intensive property. लिख लिया जाए, ratio of two extensive properties is an intensive property. क्या है वो? इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे डेंसिटी देखिए, डेंसिटी क्या होता है आपको? मास बाय वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका रेशियो निकाल दीजिए तो आपको मिला डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस सीखेंगे और वर्क डन वगैरह निकालना सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल।